हेलो, टॉपिक इज़ इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी डिबेंचर्स क्या हैं, उनके इशू करने की प्रोसेस क्या है और एक कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट में डिबेंचर्स के इशू करने की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, एक कंपनी है, एक कंपनी को रन करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है। पैसा कहाँ से आएगा? या तो कंपनी पैसा लेती है बैंक से, या तो कंपनी पैसा लेती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर कंपनी के अंदर पैसा आता है कंपनी के ओनर जो इन्वेस्ट करते हैं। यानी कंपनी को जिन लोगों ने स्टार्ट किया था उन लोगों के पास जो भी लिमिटेड अमाउंट थी, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 1 करोड़, वहाँ तक ही अमाउंट इन्वेस्ट हो सकती है। अगर फिर भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो पैसा कहाँ से आएगा? कंपनी क्या करती है? कंपनी पब्लिक को इनवाइट करती है कि आप आओ और हमारी कंपनी में क्या करो, पैसा इन्वेस्ट करो। उस इन्वेस्टमेंट के बदले में हम आपको एक प्रॉपर रिटर्न देंगे। क्या देंगे? एक प्रॉपर रिटर्न देंगे। तो एक कंपनी पब्लिक से जब पैसा लेती है तो दो सिचुएशन, दो कैटेगरी हैं, यानी 2 तरीके से पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। पहला, अगर कंपनी शेयर इशू करती है, कंपनी शेयर इशू करके भी पब्लिक से पैसा ले सकती है, और कंपनी अगर डिबेंचर्स इशू करती है तो भी वो पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। अब देखो, जो लोग कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करते हैं, परचेज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? शेयर होल्डर बोलते हैं। जो पर्सन क्या करते हैं, कंपनी के डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करते हैं या कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज करते हैं, उनको क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स होल्डर बोलते हैं। ये पर्सन क्या है? ये पर्सन जिन्होंने पैसा लगाया है कंपनी में, जिन्होंने कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट किया है, उनको बोलते हैं कंपनी के ओनर। ये क्या है? ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की इंटरनल लायबिलिटी है। ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी की इंटरनल लायबिलिटी है, और डिबेंचर्स होल्डर ने जो पैसा कंपनी को दिया है उस पैसे को एज ए लोन ट्रीट करते हैं, और वो कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटी है। और ये कंपनी के ओनर नहीं होते, बल्कि एज ए क्रेडिटर, एज ए मतलब ऋणदाता के रूप में होते हैं। तो मैंने क्या बताया अब तक? जब भी कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो पब्लिक को इनवाइट करती है कि पब्लिक हमारी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, उसके बदले में हम आपको रिटर्न देंगे। अब 2 तरीके से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। या तो वो क्या कर सकती है, पब्लिक से पैसा कैसे उठाएगी? शेयर इशू करके उठाएगी, या फिर पब्लिक से पैसा लेगी डिबेंचर्स इशू करके। शेयर इशू करेगी तो जो लोग उन शेयर्स को परचेज करते हैं उनको शेयर होल्डर बोलते हैं, और जो पर्सन इन डिबेंचर्स को परचेज करते हैं उनको डिबेंचर्स होल्डर बोलते हैं। ये शेयर होल्डर कंपनी के ओनर हैं, और ये डिबेंचर्स होल्डर कंपनी के ओनर नहीं है बल्कि कंपनी के ऋणदाता हैं। यानी एज ए लॉन्ग टर्म लोन ट्रीट करते हैं किसको? डिबेंचर्स के अमाउंट को। और ये इंटरनल लायबिलिटी और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसका मतलब क्या है? देखो, हालांकि हमने यहाँ क्या बोला, इन शेयर होल्डर को हमने कंपनी का ओनर बताया है, फिर भी हम लायबिलिटी बता रहे हैं। जो पर्सन पैसा लगाता है, जैसे आपके फादर हैं, आपके फादर शॉप के अंदर पैसा लगा रहे हैं, किसी शोरूम के अंदर पैसा लगा रहे हैं, तो आपके फादर उस शोरूम के, उस शॉप के क्या हुआ? ओनर हुए। क्या वो लायबिलिटी, उसकी इंटरनल लायबिलिटी का कंसेप्ट कहाँ से राइज हुआ? देखो कैसे हो, इसको इंटरनल लायबिलिटी कैसे माना गया था? जब भी कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है, यानी जब भी किसी बिजनेस को रन किया जाता है, तो एक कंसेप्ट है, एक प्रिंसिपल है, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट बोलता है कि बिजनेस एक अलग एंटिटी है और बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने वाले पर्सन एक अलग एंटिटी है। यानी कंपनी एक अलग एंटिटी है, और कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले जो शेयर होल्डर हैं, कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने वाले जो शेयर होल्डर हैं, वो एक अलग एंटिटी है। कंपनी के अंदर जो बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं वो हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करते हैं। जब कंपनी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर रही है, बुक्स ऑफ अकाउंट को प्रिपेयर कर रही है, तो शेयर होल्डर ने जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसको इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं, क्योंकि किसी टाइम पीरियड के बाद में कंपनी को ये अमाउंट, शेयर होल्डर ने जितनी कैपिटल इन्वेस्ट करी है उसकी रीपेमेंट तो करनी होगी। मान लो कंपनी का डिसोल्यूशन हो गया, कंपनी बंद हो गई। कंपनी के बंद होने पर कंपनी के शेयर होल्डर की कैपिटल का रीपेमेंट करना पड़ेगा। वो कंपनी की लायबिलिटी है, इंटरनल लायबिलिटी है। और ये कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटी क्यों बोला गया? क्योंकि इनको ओनर नहीं मानते, डिबेंचर्स को एज ए लोन ट्रीट किया गया है। जब भी कंपनी का वाइंड अप होगा, सबसे पहले पेमेंट इनसे पहले, शेयर होल्डर से पहले पेमेंट डिबेंचर्स होल्डर की करेंगे। तो ये कंपनी का एज ए लोन ट्रीट किया गया है, इसलिए इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी कहा गया है। अब इन डिबेंचर्स को कैसे इश्यू करना है, क्या करना है, अपना चैप्टर है ये डिबेंचर्स।
सबसे पहले हम डिबेंचर्स देखते हैं, डिबेंचर्स ही क्या होते हैं। देखो डिबेंचर्स क्या है, मैंने इधर एक लिख दिया, यहाँ डिबेंचर्स और एक पेपर के जैसे तैयार कर दिया। तो डिबेंचर्स एक रिटन स्टेटमेंट है, एक लिखित प्रमाण पत्र है। क्या है? डिबेंचर्स एक प्रूफ है, एक लिखित प्रमाण पत्र है। किस चीज़ का? कि जिन लोगों ने कंपनी के डिबेंचर्स को परचेज किया है, यानी कंपनी को एक तरीके से लोन दिया है, उस लोन का लिखित प्रूफ होता है ये डिबेंचर्स, और कुछ नहीं। क्या है? डिबेंचर्स एक लिखित प्रमाण पत्र है, एक रिटन स्टेटमेंट है, एक प्रूफ है। किस चीज़ का प्रूफ है? कि मान लो मिस्टर ए ने कंपनी को इतना लॉन्ग टर्म लोन दिया है और इस टाइम पीरियड के बाद इसकी पेमेंट कर देंगे, और इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से इस मिस्टर ए को क्या मिलेगा? कंपनी इन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट के अमाउंट पे करेगी। इस सब का लिखित, इस सब का क्या है? रिटन स्टेटमेंट ही डिबेंचर्स है। देखो मैंने क्या लिखा, डिबेंचर्स इश्यू बाय ए कंपनी। कौन इशू कौन करता है? इन डिबेंचर्स को कौन प्रिपेयर करता है? कंपनी इनको इशू करती है। किसके फेवर में इशू करेगी? उन पर्सन के फेवर में इशू करेगी जिन्होंने डिबेंचर्स को परचेज किया है, यानी एक तरीके से कंपनी को लोन दिया है। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर इशू बाय कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। ये क्या है? एक रिटन स्टेटमेंट है, एक लिखित प्रूफ है, एक सर्टिफिकेट है। किस चीज़ का सर्टिफिकेट है? कि किसी मिस्टर पर्सन ने, मान लो ए है कोई, मिस्टर ए ने क्या कर दिया? मिस्टर ए ने 10 लाख के अमाउंट, 10 लाख लोन दिया किसको? कंपनी को। उसका लिखित प्रूफ है और कुछ नहीं है। अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी, यानी उसके ऊपर, इस सर्टिफिकेट के ऊपर क्या लगी होती है? इधर कंपनी की कॉमन सील भी लगी होती है, कंपनी का स्टैंप लगा होता है। क्या कॉमन सील लगा होना कंपलसरी है? ऐसा नहीं है। देखो कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 से पहले हर कंपनी को अपनी कॉमन सील रखनी कंपलसरी थी, बट 2015 के अमेंडमेंट के बाद क्या कर दिया कि कंपनी की कॉमन सील रखना नेसेसरी नहीं है। अगर कंपनी, मर्जी पर डिपेंड करता है, कंपनी चाहे तो अपनी कॉमन सील रख सकती है और नहीं चाहे तो ना भी रख सकती है, यानी कॉमन सील अब कंपलसरी नहीं है कंपनी में। अगर कंपनी के अंदर कॉमन सील है तो वो डिबेंचर्स के ऊपर जरूर लगी होनी चाहिए, लेकिन अगर कंपनी में कॉमन सील नहीं है तो यहाँ पर डिबेंचर्स के ऊपर उसका स्टैंप लगा होना, वो मोहर लगी होनी कोई कंपलसरी नहीं है। दूसरा बोला गया था कि इसमें रिटर्न क्या होता है। आपने बोल दिया कि एक सर्टिफिकेट तो है, डिबेंचर्स एक सर्टिफिकेट है, एक रिटर्न प्रूफ है, लेकिन लिखा क्या होता है? लिखा होता है प्रिंसिपल अमाउंट, कि किसी पर्सन ने कंपनी को कितना लोन दिया है, उस अमाउंट, वो अमाउंट लिखी होती है, वो डेट लिखी होती है जब इस अमाउंट की रीपेमेंट करेगी। आज कंपनी ने लोन ले लिया, कंपनी ने आज किसी पर्सन से लोन लिया है, कंपनी की लायबिलिटी बनती है, एक्सटर्नल लायबिलिटी है कंपनी की, कि कुछ टाइम पीरियड के बाद जो फिक्स होगा, दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उस टाइम पीरियड के बाद इस लोन की रीपेमेंट करनी होगी। ये सब कुछ देखो, प्रिंसिपल अमाउंट भी लिखा होता है इसके अंदर वो डेट भी लिखी होती है कि आपको आफ्टर 5 ईयर्स रीपेमेंट कर देंगे आपके लोन की। फिर है इंटरेस्ट। अगर कोई पर्सन कंपनी को लोन दे रहा है तो फ्री में तो नहीं देगा। आप हो, मान लो मैंने कंपनी ओपन कर रखी है, क्या आप मेरे को फ्री में दे दोगे पैसे? नहीं, आप बोलोगे हमने कंपनी को एज ए लोन पैसे दे रहे हैं तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करो। तो कंपनी की इंटरेस्ट रेट भी इसके अंदर लिखी होगी कि कंपनी कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिबेंचर्स होल्डर को इंटरेस्ट पे करेगी। फिर है प्रोविज़न और गाइडलाइंस, यानी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में कंपनी के अगर और कोई प्रोविज़न है किससे रिलेटेड? सिर्फ डिबेंचर से रिलेटेड। अगर डिबेंचर से रिलेटेड कंपनी में कोई प्रोविज़न है, कोई रूल रेगुलेशन है, उन सब का भी डिस्क्रिप्शन कहाँ लिखा होता है? इस डिबेंचर सर्टिफिकेट में लिखा होता है, इस लिखित प्रमाण इस सर्टिफिकेट के अंदर लिखा होता है। तो मैंने अब तक क्या बताया? आपको सिर्फ बताया है कि डिबेंचर्स क्या हैं। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स एक तरीके से कंपनी का लोन है, कंपनी का लॉन्ग टर्म लोन है जो कुछ टाइम पीरियड के बाद कंपनी को रीपेमेंट करना है। आपने टॉपिक पढ़ा होगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन का मतलब है कि आपको डिबेंचर्स की एज ए लोन जो अमाउंट रिसीव हुई थी, उस लोन का क्या है, कुछ टाइम पीरियड के बाद रीपेमेंट करना है। और ये मैंने बताया है कि डिबेंचर्स क्या है, एक रिटन स्टेटमेंट है और एक सर्टिफिकेट है जिसके ऊपर कंपनी की कॉमन सील लगी होती है, उसमें इन सब चीज़ों का विवरण होता है। अब देखते हैं कि डिबेंचर्स की डेफिनेशन क्या है और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। अब अपन देखते हैं कि कंपनी एक्ट 2013 के अंडर में डिबेंचर्स की डेफिनेशन क्या है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं।
देखो कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 230 डिबेंचर्स के ऊपर कौन सा सेक्शन अप्लाई होता है? सेक्शन 230। सेक्शन 230 के अंदर डिबेंचर्स की डेफिनेशन दी है। देखो क्या होते हैं डिबेंचर्स। डिबेंचर्स इंक्लूड डिबेंचर्स, स्टॉक और बॉन्ड्स। डिबेंचर्स में डिबेंचर्स भी इंक्लूड हैं, स्टॉक भी इंक्लूड है और बॉन्ड्स भी इंक्लूड हैं। अब ये बॉन्ड्स क्या होते हैं वो हम आगे देखेंगे। डिबेंचर्स इंक्लूड डिबेंचर्स, स्टॉक, bonds and any other securities of the company whether constituting charge on the assets of a company। यानी वो assets, वो सिक्योरिटी कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार हो भी सकती हैं और नहीं भी। डिबेंचर्स क्या हैं कि डिबेंचर्स में डिबेंचर्स, स्टॉक और बॉन्ड्स या कंपनी की किसी भी सिक्योरिटी को इंक्लूड किया जाता है जो क्या होते हैं, जो कंपनी की संपत्तियों पर प्रभार होते हैं, जो कंपनी की संपत्तियों पर क्या है, कंपनी की एसेट्स पर सिक्योर होते हैं। देखो जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, डिबेंचर्स इशू करके क्या करती है, वो पैसा रेज करती है, कैपिटल रेज करती है। कैपिटल नहीं बोल सकते उसको, लॉन्ग टर्म लोन बोल सकते हैं। तो जब भी कोई पैसा डिबेंचर्स, जब भी कोई पर्सन डिबेंचर्स में पैसा लगाता है तो वो उन डिबेंचर्स में पैसा की कंपनी को लोन दे दिया और चलो नहीं, वो पर्सन क्या करेगा, अपने लोन को सिक्योर कराएगा, अपने लोन को सिक्योर कराएगा कि कंपनी आप अपनी कोई एसेट्स को सिक्योर करो। देखो नॉर्मल सी बात है, मान लो हम लोन ले रहे हैं किसी पर्सन से, हम किसी पर्सन से लोन लेने जाते हैं तो लोन वो पर्सन ऐसे ही नहीं देता, उसके बदले में कुछ एसेट्स को, कुछ चीज़ों को गिरवी रखता है। जैसे बैंक लोन देता है तो उस लोन के बदले में क्या करता है, कुछ चीज़ गिरवी रखता है कि कल को आप पेमेंट करो ना करो, बैंक क्या करेगा, उस एसेट्स को, उस प्रॉपर्टी को सेल करके उस लोन की रिकवरी कर लेगा। सेम एज इट इज़ डिबेंचर्स का है। जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो जो डिबेंचर्स होल्डर होते हैं वो कंपनी की सिक्योरिटी को गिरवी कर रखवाते हैं कि कंपनी की सिक्योरिटी को क्या है, चार्ज करते हैं कि भाई इस सिक्योरिटी को हमारे डिबेंचर्स के अमाउंट में गिरवी रख दो। क्या अगर इन फ्यूचर आप, या आपका मतलब कंपनी, अगर इन फ्यूचर कंपनी इस लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाई तो हम इस एसेट्स को सेल करके हमारी अमाउंट का रिपेमेंट कर लेंगे। तो ये है डिबेंचर्स की डेफिनेशन। अब देखो डिबेंचर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहली है इशू बाय कंपनी। डिबेंचर्स को इशू कौन करता है, कंपनी इशू करती है इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के फॉर्म में कंपनी के द्वारा इशू किया हुआ एक डॉक्यूमेंट होता है जो रिटन स्टेटमेंट है। क्या है, रिटन एक्नॉलेजमेंट का मतलब है रिटन में प्रूफ है, यानी लिखित प्रमाण है ऑफ डेब्ट टेक बाई कंपनी, यानी कंपनी ने जो डेब्ट लिया है, कंपनी ने जो लॉन्ग टर्म लोन लिया है, उस लोन का लिखित में प्रमाण होता है, यानी एक प्रूफ होता है। क्या, डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक सर्टिफिकेट है, एक लिखित प्रमाण है जो क्या शो करता है कि कंपनी ने इस पर्सन से इतनी अमाउंट एज ए लोन ली है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिबेंचर बोलते हैं। दूसरा बोलता है कि कॉमन सील ऑफ ए कंपनी। अगर कंपनी के पास कॉमन सील है तो उस डिबेंचर्स के ऊपर उसकी स्टाम्प लगी होगी, उसकी मोहर लगी होगी। अगर कंपनी के पास कॉमन सील नहीं है तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंपनी अमेंडमेंट एक्ट 2015 के बाद कंपनी को कॉमन सील रखना कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल। अब देखो अगर कंपनी ने लोन लिया है तो उस लोन की रीपेमेंट भी करेगी कंपनी। तो कंपनी उस लोन की रीपेमेंट कब करेगी, ये उस सर्टिफिकेट में लिखा होता है। तो रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एज स्पेसिफिक डेट, किसी स्पेसिफिक डेट पर कंपनी उस लोन की रीपेमेंट भी करेगी, उस लोन की मतलब डिबेंचर्स की पेमेंट भी करेगी। फिर क्या है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10 to 30 ईयर्स। अब 10 to 30 ईयर्स का मतलब क्या है, जब कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करती है, यानी कंपनी अपने द्वारा लोन ली हुई अमाउंट का रीपेमेंट करती है, तो किस टाइम पीरियड में करेगी, तो कंपनी विद इन 10 ईयर्स। अगर नॉर्मल बिजनेस है तो कंपनी विद इन 10 ईयर्स इन डिबेंचर्स की रीपेमेंट कर देगी। इस प्रिंसिपल अमाउंट की क्या करेगी, इस प्रिंसिपल अमाउंट की रीपेमेंट कर देगी। लेकिन अगर कंपनी कौन सी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों को बोला गया था कि आप विद इन 30 ईयर्स में इन रिडम्पशन की डिबेंचर्स कर देना, इन क्या कर देना, इन डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर देना। तो दो चीज़ हैं, एक 10 ईयर्स और एक 30 ईयर्स। नॉर्मल कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कितनी ईयर में करेंगी, विद इन 10 ईयर्स। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियां अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन किस टाइम पीरियड में करेंगी, विद इन 30 ईयर्स। तो ये कंसेप्ट है 10 ईयर और 30 ईयर का। नेक्स्ट अपने पास है स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट।
जब डिबेंचर्स का सर्टिफिकेट तैयार करते हैं तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट की रेट फिक्स होती है, यानी 6% डिबेंचर्स हैं, 8% डिबेंचर्स हैं। इसका मतलब क्या है, डिबेंचर्स के अमाउंट पर 6% से इंटरेस्ट लगेगा, डिबेंचर्स के अमाउंट पर 8% से इंटरेस्ट पे करना है कंपनी को। इस स्पेसिफिक रेट को क्या बोलते हैं, इस स्पेसिफिक रेट को कूपन रेट बोलते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट पे आफ्टर 6 मंथ, ये ध्यान रखना। कंपनी डिबेंचर्स के ऊपर जो इंटरेस्ट पे करती है वो क्या करती है, हाफ ईयरली पे करती है, यानी हर 6 महीने के बाद कंपनी डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करती है। ये नहीं है कि आज 1 अप्रैल को क्या है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को ओपन किया गया और 31 मार्च को क्या है तैयार करते हैं फाइनल अकाउंट, तो 31 मार्च को ही इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स पे करेगी। कंपनी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स हाफ ईयरली पे करती है, यानी हर 6 महीने के बाद उन डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना कंपनी की लायबिलिटी है। नेक्स्ट है डिबेंचर्स सिक्योर बाय ए चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ कंपनी। देखो, अगर कोई पर्सन कंपनी को डिबेंचर्स के एवज में पैसा देता है तो वो पर्सन ये चाहता है कि मैंने जो अमाउंट कंपनी को एज ए लोन दी है उसकी कुछ सिक्योरिटी तो हो, उसकी कुछ सिक्योरिटी तो हो। देखो, कंपनी ने सर्टिफिकेट बना के दिया है कि हाँ आपने इतना अमाउंट का लोन दिया है, लेकिन इन फ्यूचर मानो कि कंपनी उस लोन की रिपेमेंट नहीं कर पाती है तो कहाँ जाएगा वो पर्सन। इसलिए एक पर्सन अपनी फ्यूचर की सिक्योरिटी के लिए अपने लोन के बदले में कंपनी की किसी एक एसेट्स या कंपनी की सभी एसेट्स को क्या कर लेता है, एक तरीके से उसके ऊपर अपना गिरवी करवाता है कि भाई ये एसेट्स में इस एसेट्स के एवज में क्या दिया है, मैंने लोन दिया है। नेक्स्ट है फंड रेज बाय इशू। देखो, डिबेंचर्स को इशू करने से जो फंड रेज हुआ है वो क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म का होता है। मैंने आपको बोला है लॉन्ग टर्म लोन ट्रीट करते हैं, यानी डिबेंचर्स को इशू करने से जो अमाउंट रिसीव होती है उसको लॉन्ग टर्म लोन ट्रीट करते हैं। अब क्या है, डिबेंचर्स को इशू करने से जो भी अमाउंट मिली है, यानी एज ए लोन जितनी भी अमाउंट मिली है उस अमाउंट को क्या बोलते हैं, लोन कैपिटल बोलते हैं। मैंने बोला है कि अभी भी बताया आपको, पहले भी बताया था कि कंपनी डिबेंचर्स को इशू करने से जो अमाउंट रिसीव करती है उस अमाउंट को कंपनी क्या देखा जाता है, एज ए लॉन्ग टर्म लोन ट्रीट किया जाता है, क्योंकि उस लोन के ऊपर क्या है कंपनी इंटरेस्ट भी पे करती है। तो ये क्या है, ये कंपनी के डिबेंचर्स की क्या है डेफिनेशन और उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखी हैं। अब अपन देखते हैं, एक वर्ड देखा था, देखो इधर बॉन्ड्स। व्हाट इज बॉन्ड्स? अब अपन देखते हैं कि बॉन्ड्स क्या होते हैं और ये जो डिबेंचर्स देखे हैं इन डिबेंचर्स के टाइप, यानी कितने प्रकार के डिबेंचर्स होते हैं एक कंपनी में। नेक्स्ट टॉपिक है बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स क्या है। बॉन्ड्स क्या सेम एज इट इज डिबेंचर्स के जैसे हैं। बॉन्ड क्या है, बॉन्ड सेम एज इट इज डिबेंचर्स के जैसे है। फिर बॉन्ड और डिबेंचर्स में डिफरेंस किसका है, डिफरेंस है रेट ऑफ इंटरेस्ट का। यानी डिबेंचर्स जब कंपनी इशू करती है तो उनके ऊपर प्री फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यानी 6% डिबेंचर्स, 5% डिबेंचर्स, 10% डिबेंचर्स। तो ये जो रेट आगे लगा रखी है 5%, 10%, 6%, ये क्या है, ये डिबेंचर्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यानी इस रेट ऑफ इंटरेस्ट से कंपनी डिबेंचर्स होल्डर को क्या पे करेगी, इंटरेस्ट पे करेगी। लेकिन बॉन्ड्स के केस में ऐसा नहीं होता है, सेम एज इट इज डिबेंचर्स की जैसे ही ये भी एक सर्टिफिकेट है जो एक कंपनी इशू करती है। डिफरेंस सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट का है। डिबेंचर्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री फिक्स होती है, लेकिन बॉन्ड्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री फिक्स नहीं होती है, प्री डिटरमाइंड नहीं होती है। अब देखो, डिबेंचर्स इशू विद ए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स को कंपनी हमेशा एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ में इशू करती है। आपने देखा होगा जब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं डिबेंचर्स की, 6% डिबेंचर्स, 7% डिबेंचर्स, वो क्या है, वो रेट है रेट ऑफ इंटरेस्ट, किसके ऊपर, डिबेंचर्स के ऊपर। लेकिन बॉन्ड्स क्या है, बॉन्ड्स इशू विदाउट प्री फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। आरओआई का मतलब है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी बॉन्ड्स भी कंपनी इशू करती है, लेकिन कंपनी उन बॉन्ड्स को इशू करती है विदाउट प्री फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट। इन शॉर्ट बोलूं तो बॉन्ड्स और डिबेंचर्स दोनों सेम है, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ किसका है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फर्क है। डिबेंचर्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री फिक्स होती है, लेकिन बॉन्ड्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री फिक्स नहीं होती। आप बोलोगे तो कब फिक्स करेंगे उस रेट को,
क्या कंपनी बाद में फिक्स करती है उसकी रेट को जब इंटरेस्ट पे करेगी? ऐसा नहीं है। देखो ये वाली बाद में देखेंगे कंसेप्ट, पहले देखते हैं अगर कंपनी प्री फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट से बॉन्ड को इश्यू करती है, अगर कंपनी प्री फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विदाउट प्री फिक्स, अगर प्री फिक्स होगा तो डिबेंचर्स हो जाएगा, लेकिन अगर रेट फिक्स नहीं है तो उसको क्या बोलते हैं? बॉन्ड्स बोलते हैं। इसी वजह से इसको डीप डिस्काउंट बॉन्ड या फिर जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। रीजन क्या है? हम बॉन्ड्स को डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोलते हैं और जीरो कूपन बॉन्ड भी बोलते हैं। इसको बोलने के पीछे रीजन क्या है? क्योंकि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री फिक्स नहीं होता है। इसी वजह से देखो, इश्यू विदाउट प्री फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री फिक्स नहीं है, इसकी वजह से इनको डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स या फिर जीरो कूपन बॉन्ड्स बोलते हैं। अगर बॉन्ड्स के ऊपर प्री फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है तो फिर बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे? हालांकि जैसे डिबेंचर्स है ऐसे बॉन्ड्स भी है, तो सिक्योरिटी के ऊपर इंटरेस्ट तो पे करना पड़ेगा, लेकिन पे कैसे करेंगे? देखो कैसे पे करते हैं। इश्यू किया जाता है डिस्काउंट प्राइस पर, बॉन्ड्स को इश्यू डिस्काउंट प्राइस पर करते हैं, लेकिन इनका रिडम्पशन कैसे होता है? रिडम्पशन होता है फेस वैल्यू पर। एग्जाम्पल, इश्यू प्राइस थी, देखो इश्यू किया जाता है डिस्काउंट प्राइस पर, मान लो 80 रुपए में बॉन्ड्स को इश्यू किया, लेकिन इसका रिडम्पशन कितने पे होता है? रिडम्पशन होता है इनकी फेस वैल्यू पर। फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू है 100 रुपीज। तो 80 रुपए पर बॉन्ड्स को इश्यू किया गया था, 80 रुपए पर बॉन्ड्स इश्यू किया था, लेकिन रिडम्पशन कितने में हुआ? 100 रुपए में हुआ है। तो ये बीच का 20 रुपए क्या है? बीच का 20 रुपए टोटल इंटरेस्ट, इसको क्या बोलते हैं? टोटल इंटरेस्ट बोलते हैं। पूछा जा सकता है कि कंपनी जब बॉन्ड्स इश्यू करती है तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं? आप क्या बताओगे कि बॉन्ड्स को हमेशा डिस्काउंट प्राइस पर इश्यू करते हैं और इसका रिडम्पशन फेस वैल्यू पर होता है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट बोलते हैं। उस इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं? डिफरेंस ट्रीट करते हैं उसको इंटरेस्ट। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा, यानी 80 माइनस 100 कितना आएगा? 20। ये 20 रुपए बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट है, उसको वो क्या है? उसको इंटरेस्ट ट्रीट करेंगे। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स को कहाँ लेके जाएंगे? कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के डेबिट साइड में एज एक्सपेंस शो करेंगे। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में शो करेंगे एक्सपेंस के अंदर। तो बॉन्ड्स क्या है? मैंने क्या बताया आपको? बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड सेम एज इट इज डिबेंचर्स के जैसे। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री फिक्स है तो डिबेंचर्स बनेंगे, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री फिक्स नहीं है तो क्या बन जाएंगे? बॉन्ड्स बनेंगे। अब बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? बॉन्ड्स को हमेशा इशू किया जाता है डिस्काउंट प्राइस पर और रिडम्पशन किया जाता है फेस वैल्यू पर। तो इशू वैल्यू और फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू और है ना उनको इशू करने की जो डिस्काउंट प्राइस थी, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं रेट, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स। उस इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स को हम कहाँ शो करेंगे? कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के डेबिट साइड में। क्यों? क्योंकि ये जो इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स है ये कंपनी का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। आपसे क्वेश्चन क्या पुटअप हो सकता है? इसको जीरो कूपन बॉन्ड या फिर डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्यों बोलते हैं? अब डीप डिस्काउंट है, आप बोलोगे कि ज्यादा डिस्काउंट दे रहे इसलिए बोल रहे। जीरो कूपन बॉन्ड अभी हम इंटरेस्ट ही नहीं पे कर रहे इसलिए बोले, ऐसा नहीं है, बल्कि बॉन्ड्स के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो प्री फिक्स नहीं है। बॉन्ड्स के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट प्री फिक्स नहीं है, इसलिए इसको जीरो कूपन बॉन्ड या फिर डीप डिस्काउंट बॉन्ड बोलते हैं। इतना ही पॉइंट कंसेप्ट ध्यान रखना, इससे ज्यादा बॉन्ड्स के बारे में कुछ नहीं। अब आता है टॉपिक डिबेंचर्स के टाइप, यानी डिबेंचर्स को कितने कितने तरीके के डिबेंचर्स हो सकते हैं। देखो पहला हमारे पास सिक्योर्ड या फिर मोर्गेज डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स कौन से हैं? वो डिबेंचर्स सिक्योर होते हैं जो कंपनी की एसेट्स, जिनके एवज में कंपनी की एसेट्स मोर्गेज की गई है। मान लो एक मिस्टर ए है, मिस्टर ए किसी कंपनी को क्या करता है? मिस्टर ए किसी कंपनी के डिबेंचर्स को क्या कर लेता है? सब्सक्राइब कर लेता है, यानी किसी कंपनी को लोन, लॉन्ग टर्म लोन देता है। उस लोन के बदले में क्या करता है? उस कंपनी की किसी एसेट्स को मोर्गेज कर लेता है। किसी मान लो प्लांट था, वो पर्सन 10 लाख का क्या देता है? वो पर्सन 10 लाख का लोन देता है। उस पर्सन ने कंपनी के डिबेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया 10 लाख रुपए। एक कंपनी के पास प्लांट रखा हुआ है 12 लाख का,
तो वो पर्सन क्या बोलता है, मेरे इस 10 लाख के डिबेंचर्स को आप सिक्योर करो, सिक्योर करो, अपनी किसी एसेट्स को मॉर्गेज करो, इसमें अपनी किसी एसेट्स को मॉर्गेज करो। तो 12,000 के प्लांट को क्या कर लिया, मॉर्गेज करवा लिया, यानी उसका 10 लाख का जो लोन है वो कंपनी की 12 लाख की एसेट्स के ऊपर सिक्योर है। अगर कंपनी इन फ्यूचर इस 10 लाख की रिपेमेंट नहीं करती है तो डिबेंचर्स होल्डर के पास राइट है कि वो कंपनी के प्लांट्स को बेचेगा, सेल करेगा और अपने इस लोन की रिकवरी कर लेगा। तो सिक्योर्ड डिबेंचर्स और मॉर्गेज डिबेंचर्स वो होते हैं जो कंपनियों की एसेट्स को मॉर्गेज करा लेते हैं, जो कंपनी के एसेट्स के ऊपर सिक्योर होते हैं, यानी उनको कंपनी रिपेमेंट करे या ना करे लोन की, उनको डर नहीं होता है। अब देखो, सिक्योर भी दो तरीके से करा सकते हैं। जब डिबेंचर्स होल्डर अपने लोन को सिक्योर करवाता है तो वो दो तरीके से हो सकता है, या तो है फिक्स चार्ज और या है फ्लोटिंग चार्ज। अब ये फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या है, देखो फिक्स वर्ड क्या है, फिक्स कर लिया, यानी डिबेंचर्स होल्डर ने कंपनी की किसी स्पेशल एसेट्स को अपने लोन के एवज में फिक्स करवा लिया कि अगर मेरे लोन की रिपेमेंट नहीं हुई तो इस स्पेशल एसेट्स को सेल करके मैं अपने लोन की रिपेमेंट ले लूंगा। मैंने एग्जांपल दिया था, 10 लाख का लोन दिया था, 10 लाख का डिबेंचर्स के तौर पर कंपनी ने इशू कर, सॉरी 10 लाख के हैं, 10 लाख कंपनी के डिबेंचर्स इशू किए थे। मिस्टर ए ने क्या किया, उन 10 लाख का कंपनी को एज ए लोन किसके तौर पर दिए हैं, डिबेंचर्स के तौर पर। 10 लाख के लोन को कंपनी ने प्लांट 12 लाख के प्लांट को सिक्योर करवा लिया, 12 लाख के प्लांट का मॉर्गेज करवा लिया कि अगर इन फ्यूचर आप 10 लाख की पेमेंट नहीं करोगे तो मैं इस स्पेशल एसेट्स को, इस प्लांट को सेल करके मैं अपने लोन की रिपेमेंट ले लूंगा। तो ये तो होता है फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग चार्ज के अंदर कंपनी क्या बोलती है कि मिस्टर ए आप हमें लोन दो, हम आपके लोन को हमारी कंपनी की सभी एसेट्स के ऊपर सिक्योर कर देते हैं, किसी एक स्पेशल एसेट्स का नाम नहीं लिया, कंपनी की किसी भी एसेट्स के ऊपर। यानी अगर कल को कंपनी पेमेंट नहीं करती है तो डिबेंचर्स होल्डर के पास राइट है कि कंपनी की किसी भी एसेट्स को सेल करके अपने लोन की अमाउंट की रिपेमेंट ले सकता है, उसको बोलते हैं फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज में है किसी एक स्पेशल एसेट्स को गिरवी रखा हुआ है, फ्लोटिंग के अंदर किसी एक स्पेशल एसेट्स को मॉर्गेज नहीं किया बल्कि सभी एसेट्स को क्या कर लिया, मॉर्गेज की कैटेगरी में ले लिया। नेक्स्ट अपने पास है अनसिक्योर्ड या फिर नेक्ड डिबेंचर्स। अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स होते हैं जिनके एवज में कंपनी की किसी भी एसेट्स को मॉर्गेज नहीं किया गया है, यानी अगर कंपनी पेमेंट करे तो ठीक उन डिबेंचर्स की, और अगर नहीं करे तो डिबेंचर्स होल्डर कंपनी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। क्यों, क्योंकि डिबेंचर्स होल्डर ने अपने लोन को, जब कंपनी को लोन दिया तो उस टाइम पर उस लोन के एवज में किसी भी एसेट्स को मॉर्गेज नहीं किया था। तो अनसिक्योर्ड या नेक्ड डिबेंचर्स हैं जिन, जब डिबेंचर्स इशू किए थे, जब डिबेंचर्स की अमाउंट कंपनी ने क्या है रिसीव की थी, उस टाइम पर डिबेंचर्स होल्डर ने किसी भी एसेट्स को सिक्योर नहीं करवाया था, किसी भी एसेट्स को एज ए मॉर्गेज नहीं रखा था। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। देखो रजिस्टर्ड यानी कंपनी के एक रजिस्टर में अगर डिबेंचर्स होल्डर का नाम लिखा हुआ है कि ये पर्सन कंपनी का डिबेंचर्स है, डिबेंचर्स होल्डर है, तो उसको बोलते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, यानी उस डिबेंचर का नाम कंपनी के रजिस्टर्ड में लिखा हुआ है, कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है। फिर ये बोला गया था कि नोट फ्रीली ट्रांसफर। नोट फ्रीली ट्रांसफर का मतलब क्या है, यानी जिस पर्सन के पास में, जिस डिबेंचर्स होल्डर के पास में वो डिबेंचर्स का सर्टिफिकेट है, रिटर्न सर्टिफिकेट, उसको वो अपनी मर्जी से ट्रांसफर नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा हुआ है। वो पर्सन उस ट्रांसफर डीड को लेके आएगा, यानी जब भी पर्सन को, एक पर्सन अपने डिबेंचर्स को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करेगा तो उस ट्रांसफर डीड की रिक्वायरमेंट होगी। कौन सी ट्रांसफर डीड की, जो कंपनी प्रिपेयर करके देगी कि ये ट्रांसफर डीड है, ये मिस्टर ए है और इसके नाम से इतने अमाउंट के डिबेंचर्स हैं। तो रजिस्टर्ड डिबेंचर्स का इजीली ट्रांसफर नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि उसका नाम कंपनी के रजिस्टर में ऐड है, कंपनी के रजिस्टर में दर्ज है। सबसे पहले उसको परमिशन लेनी होगी कंपनी के रजिस्ट्रार से, उसके बाद ही क्या कर सकता है, अपने डिबेंचर्स का ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्या है, बियरर डिबेंचर्स। बियरर डिबेंचर्स, देखो बियरर चेक भी होते हैं, वैसे ही सेम बियरर डिबेंचर्स है। मतलब क्या है बियरर, बियरर डिबेंचर्स का मतलब है ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी, यानी सिर्फ मात्र सुपुर्दगी से क्या है, सिर्फ मात्र ट्रांसफर करने से, मात्र सुपुर्दगी से
उस डिबेंचर्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, बियरर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स वो हैं जिनके हाथ में वो डिबेंचर सर्टिफिकेट होगी, वो उसी पर्सन का डिबेंचर माना जाएगा और उसी पर्सन को क्या मिलेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स में मिलेगी। यानी बियरर डिबेंचर्स का मतलब है जिस पर्सन के हाथ में, जिस डिबेंचर्स होल्डर के हाथ में वो डिबेंचर सर्टिफिकेट होगी, उसी पर्सन को उस डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे कर देंगे। नेक्स्ट है, देखो कंपनी ऐसे बोल दिया, मैंने जाके बोल दिया कि मैं आपकी कंपनी की डिबेंचर होल्डर हूँ, आप मेरे को मेरे इंटरेस्ट मेरे लोन के ऊपर रिपेमेंट करो, मेरे लोन की रिपेमेंट करो या फिर मुझे उस लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करो, तो क्या कंपनी पे करेगी? बिल्कुल भी नहीं। कंपनी बोलेगी वो सर्टिफिकेट कहाँ है, वो रिटर्न प्रूफ कहाँ है जो मैंने आपको उस डिबेंचर्स के एवेज में दिया था। तो जिस पर्सन के भी हाथ में, मान लो मेरे नाम से डिबेंचर है लेकिन मेरे ब्रदर के हाथ में वो डिबेंचर सर्टिफिकेट है, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स मेरे ब्रदर को मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। रिडीमेबल डिबेंचर्स का मतलब क्या है कि कंपनी एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद, यानी कंपनी लिक्विडेशन से पहले एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद उस डिबेंचर्स का क्या कर देगी, रीपेमेंट कर देगी, उस डिबेंचर्स की क्या कर देगी, भुगतान कर देगी। अब रिडीमेबल डिबेंचर्स का इतना ध्यान रखना, कंपनी के वाइंड अप से पहले, कंपनी के लिक्विडेशन से पहले कंपनी इन डिबेंचर्स होल्डर की रीपेमेंट कर देती है। अब रिडीमेबल डिबेंचर्स को मतलब ये तो नहीं है कि कंपनी आज स्टार्ट की, 50 साल के बाद कंपनी क्या है, डिबेंचर्स होल्डर की अमाउंट देगी, यानी एक तरीके से कंपनी ने लोन को 50 साल बाद पे किया, ऐसा नहीं है। कंपनी के रिडम्पशन ऑन डिबेंचर्स का एक फिक्स टाइम पीरियड है, विद इन 10 ईयर्स। विद इन 10 ईयर्स कंपनी को अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना ही पड़ता है। फिर ये 30 ईयर्स क्या है, अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी ने डिबेंचर्स को इश्यू किया है, तो अपने डिबेंचर्स की रीपेमेंट कितने टाइम पीरियड में करेगी, विद इन 30 ईयर्स। नॉर्मल कंपनी है 10 ईयर्स में अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर देगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है तो विद इन 30 ईयर्स अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर देगी। नेक्स्ट है इररिडीमेबल डिबेंचर्स। इररिडीमेबल डिबेंचर्स क्या है, कंपनी के एट लिक्विडेशन, कंपनी सिर्फ कंपनी अपने समापन पर, कंपनी अपने लिक्विडेशन के ऊपर ही उन डिबेंचर्स होल्डर को उनके लोन की रिपेमेंट करेगी। यानी कंपनी बोलेगी आप कौन से डिबेंचर हो, आप इररिडीमेबल डिबेंचर्स हो, यानी उनका भुगतान कब करेंगे, उनकी पेमेंट तब देंगे जब कंपनी बंद होने वाली होगी, यानी जब कंपनी बंद हो जाएगी। फिर है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, कन्वर्ट कर दिया, डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर दिया। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी पर्सन के पास कंपनी के डिबेंचर्स हैं और वो शेयर में कन्वर्ट करवा ले? ऐसा बिल्कुल है। कंपनी अपने डिबेंचर्स को, अपने डिबेंचर्स होल्डर को राइट देती है, ऑप्शन देती है कि आप अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। ऐसा किस टाइम पीरियड के अंदर होगा? क्या मान लो कंपनी ने एक 1 अप्रैल को, कंपनी ने 1 अप्रैल को डिबेंचर्स इशू किया और अप्रैल को छोड़ करके मई में एक डिबेंचर होल्डर आता है कि मेरे डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर दो, तो क्या कंपनी इस बात पर सेटिस्फाई है? ऐसा नहीं है। जब डिबेंचर्स को इश्यू किए हुए, जब डिबेंचर्स को इश्यू किए हुए कम से कम 18 महीने हो गए हो, तो 18 महीने के बाद कंपनी इश्यू डेट से, डिबेंचर्स की इश्यू डेट से लेकर के 18 महीने के बाद कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट कर सकती है। क्या लाइफ टाइम तक कर सकती है? नहीं, विद इन 36 मंथ, 18 महीने से इश्यू डेट, मान लो डिबेंचर्स को इश्यू किया था 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल से लेकर 18 महीने जहां पर कंप्लीट हो जाएंगे, उस टाइम पीरियड के बाद डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और कब तक, टाइम लिमिट क्या है? टाइम लिमिट है सिर्फ 36 महीने, यानी 18 महीने से लेकर के 36 महीने तक इश्यू डेट से कैलकुलेट करना है। डिबेंचर्स की इश्यू डेट से कैलकुलेट करना है कि इश्यू की डेट से 18 महीने से लेकर के और 36 महीने के टाइम पीरियड तक एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। ऐसे कहाँ बताया गया है? क्या ऐसा कंपनी के कंपनी अकाउंट में बताया गया है? कंपनी एक्ट 2013 में नहीं, बल्कि सेबी ने गाइडलाइंस दी हैं। सेबी के अकॉर्डिंग अगर एक कंपनी अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट करना चाहती है, तो डिबेंचर्स की इश्यू डेट से 18 महीने से लेकर के 36 महीने तक वो डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर सकती है। तो मैंने आपको टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स बता दिया और बता दिया था कि बॉन्ड्स क्या होते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास डिफरेंस बिटवीन शेयर एंड डिबेंचर्स।
यानी जब एक कंपनी शेयर इशू करती है और जब एक कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस है शेयर इज पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी कंपनी की जितनी भी टोटल कैपिटल है, जितनी कैपिटल, टोटल कैपिटल कौन सी है कंपनी की? ऑथोराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज्ड, रजिस्टर्ड और नॉमिनल कैपिटल एक ही कैपिटल के नाम है, तो हम कोई भी नाम तीनों में से यूज कर सकती हैं। ये कंपनी की वो मैक्सिमम कैपिटल है जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में पब्लिक से रेज कर सकती है। तो शेयर क्या होती हैं? शेयर कंपनी की कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट को बोलते हैं। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स कंपनी के लोन के हिस्से को क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स बोलते हैं। कंपनी के अंदर टोटल 50 लाख का लोन है, उसमें से डिबेंचर्स हैं 10 लाख के, तो कम डिबेंचर्स क्या हुए? डिबेंचर्स कंपनी के टोटल लोन का एक पार्ट है। वैसे ही शेयर्स क्या होते हैं? कंपनी की टोटल कैपिटल के छोटे छोटे पार्ट को क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। शेयर्स को जो पर्सन सब्सक्राइब करते हैं, जो पर्सन उनको परचेज करते हैं, उनको शेयर होल्डर बोलते हैं। डिबेंचर्स को जो पर्सन परचेज करते हैं, उनको डिबेंचर्स होल्डर बोलते हैं। कंपनी के अंदर शेयर होल्डर को क्या ट्रीट करते हैं? कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी के अंदर जो शेयर, जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, वो क्या है? वो कंपनी के ओनर कहलाते हैं। यानी जो पैसा कंपनी के शेयर में जिन पर्सन ने लगा रखा है, उनको शेयर होल्डर बोलते हैं और वो कंपनी के रियल ओनर होते हैं। डिबेंचर्स होल्डर को कंपनी के एज ए क्रेडिटर ट्रीट करते हैं, यानी क्या है? ये एक तरीके का लोन है। डिबेंचर्स क्या है? डिबेंचर्स कंपनी के एवज में ये एक तरीके का लोन है। जैसे क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, वैसे ही लोन की भी रीपेमेंट करनी होगी। रीपेमेंट कौन करेगा? कंपनी करेगी। नेक्स्ट है डिविडेंड। शेयर होल्डर के पास में जितने भी शेयर हैं, उन शेयर के ऊपर जो रिटर्न मिलती है उसको बोलते हैं डिविडेंड। डिबेंचर्स होल्डर की जितनी भी अमाउंट है, डिबेंचर्स होल्डर की जितनी टोटल लोन की अमाउंट है, उस लोन के ऊपर क्या पे किया जाता है? इंटरेस्ट पे किया जाता है। फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड, यानी रेट ऑफ डिविडेंड फ्लक्चुएटिंग रेट है। डिविडेंड की रेट क्या है? डिविडेंड की रेट फ्लक्चुएटिंग है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंपनी में प्रॉफिट ज्यादा है तो शेयर होल्डर को डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, और अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट कम है या ना के बराबर है या है भी नहीं, तो इन शेयर होल्डर को कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी इनके जो डिविडेंड मिलता है, देखो शेयर होल्डर को क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है, लेकिन इनके डिविडेंड की जो रेट है वो फिक्स नहीं है बल्कि फ्लक्चुएटिंग है। कंपनी के प्रॉफिट पर डिपेंड करता है, प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड ज्यादा, प्रॉफिट कम डिविडेंड कम। नेक्स्ट अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिबेंचर्स होल्डर को डिबेंचर्स होल्डर को जो अपने डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है उसकी रेट पर ही फिक्स होती है। जैसे आपने देखा होगा डिबेंचर्स लिखे होते हैं, जैसे मैंने इधर लिखा भी है कहीं, देखो ये लिखा 6% डिबेंचर्स, 8% डिबेंचर्स, 12% डिबेंचर्स। तो ये क्या है? ये रेट, ये इंटरेस्ट की रेट है। इन डिबेंचर्स के ऊपर जो हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे किया जाता है उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो क्या है? आरओआई फिक्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है डिबेंचर्स के ऊपर, बल्कि शेयर के ऊपर रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग। फिर है रिडेम्पशन। देखो रिडेम्पशन क्या होगा, और एक है यहाँ पर रिडेम्पशन। देखो कंपनी के शेयर होल्डर का रिडेम्पशन कब होगा? कंपनी के शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल का रीपेमेंट मिलेगा सिर्फ कंपनी के वाइंड अप पर। कब मिलता है? कंपनी के डिसोल्यूशन पर मिलता है, कंपनी के लिक्विडेशन पर मिलता है। लेकिन अगर कंपनी चाहती है, देखो मैंने लिखा वॉलंटरी, कंपनी अगर चाहती है, अगर कंपनी की इच्छा है कि शेयर होल्डर की जो कैपिटल है उसका रीपेमेंट कंपनी के डिसोल्यूशन से पहले करें, तो वो कर सकती है, लेकिन वो कंपनी की इच्छा पर डिपेंड करता है। कंपनी अपने ही शेयर्स को बाई बैक करके उन शेयर होल्डर की कैपिटल की अमाउंट रीपेमेंट कर सकती है। लेकिन डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना कंपल्सरी है। डिबेंचर्स का रिडम्पशन करना कंपनी के लिए कंपल्सरी है। अगर नॉर्मल कंपनी है तो कंपनी को अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन विद इन 10 ईयर्स कर देना चाहिए। लेकिन अगर कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर नेचर की है तो कंपनी को अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन विद इन 30 ईयर्स कर देना चाहिए। यानी पूछा जा सकता है कि कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं उनके रिडम्पशन का टाइम पीरियड क्या है? आप बोलोगे 10 ईयर्स। विद इन 10 ईयर्स कंपनी अपने डिबेंचर्स का रिडम्पशन कर देगी, लेकिन 30 ईयर्स किसके लिए? यह है इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए।
रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, देखो शेयर होल्डर के पास, शेयर होल्डर ने जो पैसा कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है वो कंपनी सिर्फ और सिर्फ कब रीपेमेंट करती है उसको, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल कब रीपेमेंट करेगी, रीपेमेंट करेगी जब कंपनी का डिसोल्यूशन होगा। जब कंपनी का डिसोल्यूशन होगा तो कंपनी क्या करेगी, अपने शेयर होल्डर को उनकी कैपिटल का रीपेमेंट करेगी। तो रीपेमेंट इनको पहले मिलेगी या फिर डिबेंचर्स होल्डर को, डिबेंचर्स होल्डर को डिबेंचर्स की रीपेमेंट में प्रायोरिटी दी जाएगी, किसके कंपैरिजन में, इन शेयर होल्डर के कंपैरिजन में। अगर कंपनी का रिडम्पशन अगर कंपनी का डिसोल्यूशन हो गया, अगर कंपनी बंद हो गई है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सटर्नल लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे, उसमें डिबेंचर्स का पेमेंट करेंगे, यानी जैसे एक बैंक ओवरड्राफ्ट है, क्रेडिटर्स हैं, उसके बाद हम पेमेंट करेंगे डिबेंचर्स होल्डर की। डिबेंचर्स होल्डर की पेमेंट करने के बाद अगर कुछ अमाउंट बचती है तो किसकी पेमेंट करेंगे, प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर की कैपिटल की रीपेमेंट करेंगे। नेक्स्ट है, शेयर होल्डर ने कंपनी में जो पैसा लगाया है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा अनसिक्योर्ड होता है, यानी उस पैसे के एवज में कंपनी की किसी भी एसेट्स को मोर्गेज नहीं किया है। लेकिन डिबेंचर्स होल्डर ने जो पैसा लगाया है वो पैसा, डिबेंचर्स होल्डर ने जो लोन दिया है कंपनी को एक तरीके का, वो लोन कंपनी की एसेट्स के ऊपर सिक्योर भी हो सकता है और नहीं भी। यानी हो सकता है कि डिबेंचर्स होल्डर ने जब लोन दिया कंपनी को उस टाइम पर कंपनी की किसी एसेट्स को मोर्गेज कर लिया हो कि अगर इन फ्यूचर कंपनी ने मेरे लोन की रिपेमेंट नहीं की तो मैं उस एसेट्स को सेल करके अपनी अमाउंट रिपेमेंट कर लूंगा, वो तो होते हैं सिक्योर्ड। हालांकि कुछ डिबेंचर्स ऐसे हैं जो अनसिक्योर्ड भी हैं, अगर कंपनी का वाइंड अप होगा तभी उनको पेमेंट करेंगे। कंपनी का वाइंड अप होगा और कंपनी के पास कुछ अमाउंट बचेगी एज ए प्रॉफिट तो उनका क्या कर देंगे, उनका रिपेमेंट करेंगे। इश्यू एट डिस्काउंट, शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं करते, शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन नंबर 53 में ये बोला गया है कि कोई भी कंपनी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती, लेकिन कोई भी कंपनी अपने डिबेंचर्स को डिस्काउंट पर इशू कर सकती है। डिबेंचर्स को एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों ही जगह इशू कर सकते हैं, तीनों तरीके से। लेकिन शेयर्स को इशू सिर्फ दो तरीके से कर सकते हैं, एट पार और एट प्रीमियम। नेक्स्ट है, कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के ओनर हैं, अगर वो कंपनी के ओनर हैं तो उनको वोटिंग राइट भी। कंपनी के डिबेंचर्स होल्डर हैं वो कंपनी के क्रेडिटर हैं, एक तरीके से कंपनी के क्या है, ऋणदाता है, तो वो क्या है, उनको वोटिंग राइट नहीं है, वो कंपनी के ओनर नहीं। तो मैंने शेयर्स और डिबेंचर्स में आपको डिफरेंस बता दिया। अब टॉपिक आता है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, यानी हम डिबेंचर्स को कैसे इशू कर सकते हैं, डिबेंचर्स को इशू कहाँ कर सकते हैं हम। देखो डिबेंचर्स को इशू करना है, वो आपकी बात मैं मानती हूँ कि डिबेंचर्स को इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट है, वो डिबेंचर्स को इशू करने के मोड है, यानी कितने तरीके से हम डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, एट पार वैल्यू पर, एट प्रीमियम वैल्यू पर, एट डिस्काउंट वैल्यू पर, वो भी हम देखेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि डिबेंचर्स को इशू हम कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहला है कि हम पब्लिक में डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं, दूसरा है इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश, यानी कंपनी ने किसी एसेट्स को परचेज किया था, एसेट्स को परचेज करके वो अमाउंट कैश में पेमेंट ना करके उसके बदले में कंपनी ने क्या कर दिए, अपने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। थर्ड है हमारे पास इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी, अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर भी क्या दे सकते हैं, डिबेंचर्स इशू कर सकते हैं। अब ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या है, कैसे इसकी ट्रीटमेंट होती है, वो हम आगे वाली स्लाइड में देखेंगे। अभी इतना देखना है कि डिबेंचर्स को हम तीन जगह से इशू कर सकते हैं, या तो पब्लिक में इशू कर दो, या फिर इशू कर दो अगर किसी भी एसेट्स को परचेज किया था और उसकी पेमेंट नहीं की, उस पेमेंट के बदले में सामने वाले पर्सन को कंपनी के डिबेंचर्स अलॉट कर दिए, या फिर तीसरा है कि डिबेंचर्स इशू किए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ये थोड़ा सा डीप पॉइंट है, थोड़ा सा ध्यान देना इस पॉइंट पर जब मैं कराऊंगी। अब देखो कंपनी के डिबेंचर्स, अगर कंपनी अपने डिबेंचर्स को पब्लिक में इशू कर रही है तो सेम एज इट इज जैसे कंपनी ने शेयर्स इशू किए थे उसकी सेम प्रोसीजर है, सेम टोटल की टोटल प्रोसीजर सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। इससे लास्ट वाली वीडियो था इशू ऑफ शेयर्स, जो आज वीडियो हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, इससे पीछे वाली वीडियो थी इशू ऑफ शेयर्स, उसमें मैंने शेयर को इशू करने की पूरी प्रोसेस बता रखी है पूरी प्रॉपर तरीके से। तो
जैसे शेयर्स को इश्यू करने की प्रोसेस क्या होती है, सबसे पहले कंपनी प्रोस्पेक्ट इश्यू करती है पब्लिक को, कि कंपनी का नाम, पता, ये सब कुछ बताती है प्रोस्पेक्ट में। प्रोस्पेक्ट इश्यू करने के बाद कंपनी सेकंड स्टेप पे क्या होता है, एप्लीकेशन इश्यू होती है। थर्ड स्टेज पर कंपनी उन एप्लीकेशन के एवेज में उन पर्सन को शेयर अलॉट कर देती है, और शेयर अलॉट करने के बाद कंपनी क्या करती है, बाकी बची हुई अमाउंट को कॉल्स में मंगवाती है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है। प्रोस्पेक्ट इश्यू किया, देन एप्लीकेशन रिसीव हुई, देन शेयर अलॉट किए, और लास्ट में क्या कर दिया, कॉल्स के थ्रू पैसा मंगवा लिया। ऐसे ही सेम डिबेंचर्स के अंदर भी सेम प्रोसेस डिबेंचर्स में भी है, वही प्रोस्पेक्ट इशू करना, एप्लीकेशन के अमाउंट रिसीव होना, अलॉटमेंट, और देन लास्ट में क्या है, बाकी बची हुई अमाउंट को कॉल्स के थ्रू मंगवाना। तो एक मिनिमम सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट, जैसे शेयर्स के अंदर अगर इशूड कैपिटल, मान लो कंपनी की इशूड कैपिटल थी, उस इशूड कैपिटल का अगर 90% इशूड कैपिटल का, मान लो कंपनी ने शेयर इशू किए हैं 10,000, अगर कंपनी के 10,000 का 90% कितना हुआ, 9,000, अगर कंपनी के 9,000 शेयर्स को पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कंपनी को उस अमाउंट को वापस करना पड़ेगा। मान लो कंपनी, मैं शेयर की बात कर रही हूँ आपको, कंपनी ने शेयर इशू किए थे 10,000, लेकिन कंपनी के सिर्फ 8,000 शेयर को ही सब्सक्राइब किया, यानी 90% से अमाउंट कम रहेगी। तो इस 8,000 शेयर्स को कंपनी शेयर अलॉट नहीं कर सकती। रीजन क्या है, रीजन है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंपनी एक्ट 2013 में ये प्रोविजन दिया गया है कि अगर कंपनी जितने भी शेयर इशू करती है उन शेयर्स का अगर 90% शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो कंपनी को विद इन कितने डेज, विद इन 30 डेज, विद इन 30 डेज इन शेयर्स के ऊपर जितनी एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव हुई है उसकी रीपेमेंट करनी होगी। यानी कंपनी इन 8,000 शेयर होल्डर को भी, इन शेयर होल्डर को भी क्या होगी, कंपनी अपने शेयर अलॉट नहीं कर सकती। ऐसे ही सेम डिबेंचर्स के केस में है, अगर कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए 10,000 तो 90%, 10,000 का 90% 9,000 बनता है। अगर कंपनी को 9,000 शेयर सब्सक्राइब नहीं होते, सॉरी 9,000 डिबेंचर सब्सक्राइब नहीं होते तो कंपनी उन पर्सन को डिबेंचर अलॉट नहीं कर सकती। पूरी की पूरी अमाउंट कंपनी को क्या करनी पड़ेगी, वापस करनी पड़ेगी। मान लो 9,000 से कम, मान लो 8,000 डिबेंचर सब्सक्राइब कर लिए, अगर 8,000 डिबेंचर सब्सक्राइब किए तो कंपनी अब इन डिबेंचर होल्डर को क्या है, डिबेंचर अलॉट नहीं कर सकती, बल्कि इन 8,000 को टोटल अमाउंट वापस करनी पड़ेगी, जो पर्सन जितनी जितनी अमाउंट लेके आया था। तो कहने का मतलब है शेयर को इश्यू करने की जो सेम प्रोसेस है, सेम प्रोसेस सेम प्रोविजन डिबेंचर्स के केस में भी है। फर्क कितना है, सिर्फ एक फर्क है, देखो नीचे लिखा हुआ है सेम एज इट इज इश्यू ऑफ शेयर, जैसे शेयर को इश्यू किया था ना, सेम ऐसे के ऐसे डिबेंचर्स के केस में। शेयर्स में जब शेयर को कंपनी इश्यू करती है उस टाइम पर जो अमाउंट रिश्यू करती है शेयर होल्डर से, उसको कहाँ ट्रांसफर करती है, शेयर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करती है। लेकिन जब कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, उस टाइम पर उस डिबेंचर्स के अमाउंट को कहाँ ट्रांसफर करती है, डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करती है। लेकिन एक रेट लिखी होती है, जहां पर आप एंट्री में जहां पहले शेयर कैपिटल लिखते थे वहां अब क्या लिखना है, डिबेंचर्स अकाउंट लिखना, और कोई फर्क नहीं। और साथ में डिबेंचर्स की रेट फिक्स, देखो ये रेट है, ये कोई 6% फिक्स नहीं है, 6%, 8%, 10%, 2%, 12%, 30% कुछ भी हो सकती है। डिबेंचर्स के इंटरेस्ट की कोई भी रेट हो सकती है, ये डिबेंचर्स के साथ में उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट शो करते हैं। तो 6% डिबेंचर्स अकाउंट लिखेंगे जहां जहां शेयर कैपिटल लिखते थे। एग्जाम्पल, मान लो कंपनी को शेयर के ऊपर, मान लो कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं और उसके ऊपर एप्लीकेशन अमाउंट इश्यू हुई, एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, क्या करते थे, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। फिर उसके बाद सेकंड एंट्री क्या करते थे, उस एप्लीकेशन के अमाउंट को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते थे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। डिबेंचर्स के केस में क्या करेंगे, डिबेंचर्स के केस में जहां पर शेयर कैपिटल वर्ड यूज करते थे वहां पर अब डिबेंचर्स वर्ड यूज करेंगे। एंट्री क्या होगी, डिबेंचर्स से जो अमाउंट रिसीव हुई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट, और डिबेंचर्स की इस अमाउंट को हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे, देखो बैंक अकाउंट डेबिट टू,
जहां पर मैंने देखो पहले एंट्री की था बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब क्या करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। इस डिबेंचर्स एप्लीकेशन के अमाउंट को डिबेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, 6% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 6% डिबेंचर्स एप्लीकेशन अकाउंट। यानी अगर डिबेंचर्स वर्ड यूज कर रहे हैं तो उसके साथ इस रेट को हम फिक्स ही रखेंगे, इसके साथ ही रखेंगे, ये इससे अलग नहीं होगी। जहां पर हम जहां पर अगर शेयर को इशू करते टाइम जहां पर एंट्री में हमने शेयर कैपिटल वर्ड यूज किया था वहां अब हमें क्या यूज करना है, 6% डिबेंचर्स अकाउंट। बाकी पूरी की पूरी प्रोसेस सेम है, उनको इशू करने की प्रोसेस, उनके मिनिमम सब्सक्रिप्शन की प्रोसेस, उनके कॉल की प्रोसेस, उनके अलॉटमेंट की सेम प्रोसेस है, कोई भी डिफरेंस नहीं। अब अपन क्या देखेंगे, अब अपन देखते हैं कि इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये स्टेटमेंट हमने क्या पढ़ी थी, ये हमने पढ़ा था शेयर्स के अंदर भी। यानी अगर एक कंपनी अपने शेयर्स को कंसिडरेशन अदर देन कैश में इश्यू कर रही है तब क्या करते थे, ऐसे ही क्या है डिबेंचर्स में भी सेम है, लेकिन हम इसको एक बार डिस्कस करें। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक अपने पास इशू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। यानी अगर किसी एसेट्स को परचेज कर रहे हैं और उस एसेट्स को परचेज करने के बदले में कैश की पेमेंट नहीं की कंपनी ने, बल्कि क्या कर दी, अपने डिबेंचर्स को अलॉट कर दिया, तो कैसे करेंगे इसकी एंट्री देखते हैं। देखो जब किसी एसेट्स को परचेज किया तो एंट्री की एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। मान लो 9,90,000 की किसी एसेट्स को परचेज किया तो कि कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट में ये वाली एंट्री एंटर की गई। अब क्या है, इस एसेट्स की अमाउंट 9,90,000 कंपनी ने कैश में पेमेंट नहीं की, बल्कि अपने कंपनी के जो डिबेंचर्स हैं उन डिबेंचर्स को अलॉट कर दिया। डिबेंचर्स को अलॉट एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट तीनों ही कंडीशन में कर सकते हैं। तो जब अगर एसेट्स को परचेज किया और उसके बदले में डिबेंचर्स क्या हैं, डिबेंचर्स इशू किए हैं, उसको अलॉट किए हैं, क्या किए हैं, डिबेंचर्स अलॉट किए हैं एट पार वैल्यू पर, तो एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर को कितने की पेमेंट करनी है, देखो वेंडर को 9,90,000 की पेमेंट चाहिए, टू 11% डिबेंचर्स अकाउंट। देखो डिबेंचर्स अकाउंट भी मैं लिख सकती थी, लेकिन हमेशा डिबेंचर्स के आगे उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहती है, साथ में ही अटैच रहती है। तो 11% डिबेंचर्स अकाउंट, कुछ भी हो सकता है 12, 13, 14, पर मैंने जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको लिया है आपके लिए उसमें 11% की क्या है, डिबेंचर्स की रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स है। तो 11% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 9,90,000, यानी एक डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी है, एक डिबेंचर्स की वैल्यू 100 रुपीज़ है। 9,90,000 की क्या करनी थी, पेमेंट करनी थी, और पर डिबेंचर की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है। तो कितने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए उसको, 9,900 डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। ये है जब डिबेंचर्स को अलॉट करते हैं एट पार वैल्यू पर। क्या है, जब डिबेंचर्स को अलॉट करते हैं एट पार वैल्यू पर। अब देखो नेक्स्ट, अगर डिबेंचर्स को अलॉट किया है सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर प्रीमियम पर डिबेंचर्स को अलॉट किया है किसके लिए, इस एसेट्स की पेमेंट करने के लिए, तो एंट्री क्या होगी, एंट्री सेम एज इट इज़ ही होगी, थोड़ा सा डिफरेंस है। देखो वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को कितने की पेमेंट करनी है, 9,90,000 की। अब हम एट पार पर उनको डिबेंचर्स लोड नहीं कर रहे, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पर डिबेंचर्स लोड कर रहे हैं। देखो पर डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी थी, 100 रुपीज़ थी, और सिक्योरिटी प्रीमियम जो प्रीमियम पे कर रहे हैं एक शेयर्स के ऊपर, पर शेयर प्रीमियम कितना है, 10 रुपीज़। तो 100 का 10 रुपीज़ कितना हुआ, 10। 100 का 10 रुपीज़ कितना हुआ, 10। पहले जो शेयर 100 रुपये का था, जो डिबेंचर 100 रुपये का था, आज वो डिबेंचर्स 110 रुपये का है। क्यों, क्योंकि डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू किया गया है, प्रीमियम पर अलॉट किया गया है। वेंडर अकाउंट डेबिट, देखो 9,90,000 हमने आंख बंद करके लिख दी, रीज़न क्या है, क्योंकि पेमेंट तो 9,90,000 की ही करनी है। अब देखो उसको कितने डिबेंचर्स अलॉट करेंगे, कब, 100 रुपये तो क्या है फेस वैल्यू है, और 10 रुपये क्या है, प्रीमियम है। अब पर डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी हुई, 110 होगी। टोटल कितनी अमाउंट की पेमेंट करनी थी, 9,90,000 की पेमेंट करनी थी। एक डिबेंचर्स की वैल्यू 110 रुपये है, तो टोटल कितने डिबेंचर्स अलॉट किए, 9,000 डिबेंचर्स अलॉट किए उसको।
एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू 9,90,000 टू 11% डिबेंचर्स, 11% डिबेंचर्स में 100 इंटू में 9,000, 100 इंटू में 9,000 डिबेंचर्स अलॉट किए। एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपी है, 9 लाख। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना दिया गया, ट्यू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, तो कितना हुआ 9,000 और इंटू में क्या हो जाएगा, इंटू में हो जाएगा 10 रुपये प्रीमियम के, तो कितना हो जाएगा 90,000। तो ये है अगर डिबेंचर्स को अलॉट कर रहे हैं प्रीमियम के ऊपर, अगर डिबेंचर्स को अलॉट कर रहे हैं प्रीमियम के ऊपर तो इस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट अपने पास है अगर इस वेंडर को डिबेंचर्स अलॉट कर रहे हैं डिस्काउंट वैल्यू पर, यानी क्या है, यानी 100 रुपये का डिबेंचर्स है, 100 रुपये को डिबेंचर्स को 10% डिस्काउंट पर अलॉट करेंगे। 100 का 10% कितना हुआ 10 रुपये, यानी क्या हुआ 100 के डिबेंचर्स को 90 पर क्या किया गया, अलॉट किया गया। एंट्री क्या करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर को तो वही 9,90,000 की पेमेंट करनी थी। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर्स। अब देखो डिबेंचर्स कितने हुए 9,90,000 और पर डिबेंचर की वैल्यू 100 की बजाय कितनी है 90 रुपीज़। क्यों, क्योंकि 10% डिस्काउंट है। तो कितने डिबेंचर्स अलॉट किए, 11,000 डिबेंचर्स अलॉट किए। वेंडर के अकाउंट में तो 9,90,000 ही आएगा। अब देखो डिबेंचर्स में कितना जाएगा, कितने डिबेंचर्स हैं 11,000 डिबेंचर्स अलॉट किए, पर डिबेंचर की वैल्यू कितनी है 100 रुपीज़, तो डिबेंचर्स अकाउंट में जाएगा 11 लाख। अब डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में कितना रुपये आएगा, कितने डिबेंचर्स हैं 11,000 इंटू में पर डिबेंचर्स का डिस्काउंट कितना है 10 रुपये, 11,000 इंटू 10 कितना हो गया 1,10,000। तो ये है अपनी एंट्री। जब किसी पर्सन से एसेट्स परचेज की कंपनी ने और उस एसेट्स की कैश में पेमेंट ना करके क्या कर दिया, उसके बदले में कंपनी ने अपने डिबेंचर्स अलॉट कर दिए। डिबेंचर्स अलॉट किए एट पार, डिबेंचर्स अलॉट किए एट प्रीमियम और डिबेंचर्स अलॉट किए एट डिस्काउंट। अब देखो इशू ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। एक कंपनी 3 तरीके से डिबेंचर्स इशू कर सकती है, या तो पब्लिक में डिबेंचर्स इशू कर देगी, सेकंड ऑप्शन ये है इस तरीके से डिबेंचर्स अलॉट कर सकती है, और तीसरा है डिबेंचर्स को इशू किया है एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी और ये कोलेटरल सिक्योरिटी क्या होती है वो देखते हैं। देखो जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है, नॉर्मल केस में जब भी कंपनी डिबेंचर्स इशू करेगी तो उस डिबेंचर्स इशू करने के बदले में कंपनी को क्या मिलेगा, कैश मिलेगा। क्या मिलेगा, मनी मिलेगा, कैश मिलेगा, अमाउंट मिलेगा, पैसा मिलेगा। लेकिन कई बार कंपनी क्या होती है, लेकिन कई बार कंपनी जब डिबेंचर्स अलॉट करती है, जब कंपनी क्या करती है डिबेंचर्स इशू करती है, तो उसके बदले में कैश रिसीव नहीं होता, मनी रिसीव नहीं होता, बल्कि उन डिबेंचर्स को एज ए सिक्योरिटी यूज़ करती है, तो डिबेंचर्स को एज ए सिक्योरिटी यूज़ कर रही है, ऐसा कैसे, वो देखते हैं। देखो एक कंपनी है, उस कंपनी को क्या चाहिए, कंपनी को चाहिए लोन, मतलब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है। बात ये है अगर कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है तो कंपनी कहाँ जाएगी, बैंक के पास जाएगी, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी, या फिर हो सकता है कि पब्लिक से पैसा रेज कर सकती है। लेकिन अब की बार कंपनी क्या कर रही है, कंपनी को पब्लिक से भी पैसा मिल गया, कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, डिबेंचर्स भी इशू कर दिए, कंपनी ने अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी लोन ले लिया। अब कंपनी क्या चाहती है कि मैं बैंक से लोन लेना चाहती है। अगर एक कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है और कंपनी बैंक से लोन लेना चाहती है, अब बैंक में अपनी बुआ का लड़का तो बैठा नहीं है जो क्या दे देगा, फ्री में लोन दे देगा उसको। अगर बैंक कंपनी को लोन देगा तो बदले में सिक्योरिटी चाहिए, बदले में इस बैंक को इस कंपनी से सिक्योरिटी चाहिए कि कल को मैं आपको लोन दे दूंगा, कल को आप मतलब कंपनी, कल को कंपनी ने पेमेंट नहीं की तो मैं कहाँ जाऊँगा, मैं क्या करूँगा। अगर मैं लोन दे रहा हूँ तो मैं उस लोन के बदले में कुछ सिक्योरिटी लूँगा, मैं तभी लोन दूंगा। तो कंपनी कहाँ जाती है, बैंक के पास जाती है कि बैंक भैया लोन दे दो, मेरे को पैसा दे दो। बैंक बोलता है मैं आपको पैसा तो दे दूंगा, मैं आपको क्या दे रहा हूँ, मैं आपको पैसा तो दे दूंगा। फर्स्ट नंबर पे क्या किया, बैंक ने कंपनी को 10 लाख रुपए का लोन दे दिया, ठीक है। लेकिन बैंक बोलता है कि कंपनी अब तेरे को इसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, कुछ एसेट्स को गिरवी रखना पड़ेगा, कुछ एसेट्स को एज ए सिक्योरिटी, एज ए जमानत रखना पड़ेगा, यानी कोई सिक्योरिटी मेरे पास रखनी पड़ेगी तभी मैं आपको लोन दूंगा।
कंपनी ने बैंक से लोन लिया, कितने का लोन लिया? 10 लाख का। कंपनी ने अपनी एक एसेट्स को मॉर्गेज करवा दिया बैंक को कि लो बैंक भैया 8 लाख रुपए की मेरी एक एसेट्स है, आप उसको जमानत पर रख लो, आप उसको मॉर्गेज रख लो। बैंक ने बोला कि मैंने लोन 10 लाख रुपए का दिया है, आपने मेरे को एसेट सिर्फ 8 लाख रुपए की दी है, मैं मेरा लोन नहीं दूंगा, वापस करो। कंपनी बोलती है कि मेरे पास और एसेट्स नहीं है, मैं कहाँ से लेके आऊँ? तो कंपनी क्या बोलती है? कंपनी बोलती है कि बैंक मेरे पास डिबेंचर्स रखे हैं। कंपनी बोलती है कि मेरे पास डिबेंचर्स रखे हैं, और डिबेंचर्स क्या है? एक मूवेबल प्रॉपर्टी है। कंपनी की क्या है? डिबेंचर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी उनका ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो आप मेरे डिबेंचर्स को गिरवी रख सकते हो, आप मेरे डिबेंचर्स को एज ए मॉर्गेज रख सकते हो जमानत के तौर पर। जैसे एसेट्स को रखा है ऐसे डिबेंचर्स को भी रख लो। तो क्या है? बैंक इस बात से सेटिस्फाई हो जाता है। तो जब बैंक से लोन लेने के बदले में कंपनी ने अपनी एसेट्स बैंक को दी, जब एसेट्स बैंक को दी, इसको बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। ये बैंक की क्या है? ये बैंक की प्राइमरी सिक्योरिटी है, जो कंपनी ने अपनी एसेट्स को क्या करवा दिया? मॉर्गेज करवा दिया, सिक्योर करवा दिया कि अगर मैं पेमेंट ना करूं तो आप मेरी एसेट्स को सेल करके पेमेंट ले लेना। लेकिन जो अमाउंट बाकी थी, या कई बार कंपनी के पास क्या होता है, ये एसेट्स भी नहीं होती, तो कंपनी अपने डिबेंचर्स को बैंक के पास एज ए सिक्योरिटी रखती है, उसको सेकेंडरी सिक्योरिटी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? उसको सेकेंडरी सिक्योरिटी बोलते हैं। तो ये कोलेटरल सिक्योरिटी इसी डिबेंचर्स को बोला गया था। जब कंपनी बैंक से या किसी अदर पर्सन से लोन लेती है और उस लोन के बदले में कंपनी अपने डिबेंचर्स को गिरवी रख देती है, जमानत के तौर पर रख देती है, एज ए मॉर्गेज रख देती है, तो उस टाइम पर डिबेंचर्स को हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर्स इशू किए हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। देखो, डिबेंचर्स ना तो बाजार में इशू किए, यानी पब्लिक में डिबेंचर्स इशू नहीं किए, बल्कि बैंक को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर दिए हैं। बैंक को बोला गया है कि मेरे पास और एसेट्स नहीं हैं, आप मेरे डिबेंचर्स को रख लो जमानत के तौर पर, अगर मैं पेमेंट नहीं करूं तो मेरे डिबेंचर्स को आप मार्केट में इशू कर देना और वहां से अमाउंट ले लेना, क्योंकि मेरी कंपनी का नाम चलता है। कंपनी के नाम से क्या है, कोई भी पर्सन इन डिबेंचर्स को परचेज कर लेगा और आपको पेमेंट कर देगा। सामने वाला पर्सन जो डिबेंचर्स को परचेज करेगा वो हमारी कंपनी का डिबेंचर्स होल्डर बन जाएगा, सीधी सी बात है। तो कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर्स को कैसे इशू करते हैं? जब कंपनी के पास पैसे की कमी थी और बैंक या किसी अदर पर्सन ने कंपनी को लोन प्रोवाइड करवा दिया और कंपनी ने उसके बदले में अपने डिबेंचर्स को सिक्योरिटी के तौर पर रख दिया, तो उस टाइम पर डिबेंचर्स को इशू करते हैं एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। पब्लिक में इशू नहीं किए, सिर्फ कहाँ रखे हैं? बैंक के पास रखे हैं कि ये लो बैंक, इनको एज ए सिक्योरिटी रख लेना। अगर इन फ्यूचर पेमेंट नहीं होती, मान लो 10 लाख का लोन था, 8 लाख रुपए की एसेट्स थी, फिर भी 2 लाख रुपए लोन के बाकी रहते हैं, कल को कंपनी पेमेंट नहीं करेगी तो बैंक क्या करेगा? 10 लाख लोन की रिपेमेंट के लिए 8 लाख की एसेट सेल कर देगा। बाकी 2 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? बाकी 2 लाख रुपए बैंक क्या करेगा? इन डिबेंचर्स को उठाएगा और क्या कर देगा? मार्केट में बेच देगा, पब्लिक में बेच देगा। उन डिबेंचर्स को पब्लिक में सेल करने से जो अमाउंट रिसीव होगी, बैंक अपनी भरपाई तो कर लेगा, लेकिन सामने वाला पर्सन जो उन डिबेंचर्स को परचेज करेगा वो इस कंपनी का डिबेंचर्स होल्डर बन जाएगा। तो ये क्या है? ये जो डिबेंचर्स एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी है, ये सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पर काम आती है। क्या होती है? सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पर। अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? एक था मिस्टर ए, एक क्या था? एक तो मिस्टर ए था और एक मिसिज ए थी। एक मिस्टर ए था और एक मिसिज ए थी। क्या बोलते हैं? मिस्टर ए बोलता है मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी इसकी ट्रीटमेंट करने के 2 मेथड हैं। मिस्टर ए बोलता है मैं फर्स्ट मेथड को अडोप्ट करूँगा, मिसिज ए बोलती है कि मैं सेकंड मेथड को अडोप्ट करूँगी। अब ये मेथड क्या है? पहले मेथड के अकॉर्डिंग सिर्फ बैंक से लोन लेने की एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 10 लाख, बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आया, टू बैंक लोन, बैंक से एज ए लोन लिया है कितने का? 10 लाख का, एंट्री सिर्फ इतनी करेंगे। मिस्टर ए क्या बोलता है? मिस्टर ए बोलता है ना तो इन डिबेंचर्स को इशू किया है, ना तो इन डिबेंचर्स को इशू किया है, ना ही इन डिबेंचर्स को कोलेटरल एज ए सिक्योरिटी रखा, कोलेटरल कंसिडरेशन अदर देन कैश रखा गया है। तो मैं इन डिबेंचर्स को इशू ही नहीं किया तो इनकी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट में एंट्री क्या करूँगा? क्योंकि डिबेंचर्स को इशू नहीं किया है, डिबेंचर्स को एज ए सिक्योरिटी के तौर पर रखा हुआ है।
अगर मैं इशू करता तो डिबेंचर्स की एंट्री कर देता, लेकिन मिस्टर ए बोलते हैं मैंने सिर्फ इनको सिक्योरिटी के तौर पर रख करके मैंने सिर्फ लोन लिया है, तो मैं सिर्फ लोन की एंट्री करूँगा। मिसिज ए बोलती है कुछ नहीं पता आपको। मिसिज ए बोलती है कुछ नहीं पता, मैं ये आपकी लोन की एंट्री तो करूँगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन 10 लाख, लेकिन इस लोन के एवज में कल मान लो बैंक ने इन सिक्योरिटी को इन सिक्योरिटी को, इन डिबेंचर्स को इशू कर दिया मार्केट में सेल कर दिया, तो क्या करेंगे? तो वो बोलती है मैं एंट्री क्या करूँगी, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। देखो अगर डिबेंचर्स को इशू करते तो एंट्री क्या होती? एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अगर डिबेंचर्स को मार्केट में इशू करते तो एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। अब इशू नहीं किया, उन डिबेंचर्स को इशू नहीं किया, यानी कैश में कुछ भी रिसीव नहीं हुआ। अगर कैश में रिसीव नहीं हुआ तो अब डेबिट किसको करेंगे? किसको डेबिट करें? जिसका कुछ भी नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता, उसका होता है सस्पेंस अकाउंट। जिसका कोई नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल अनाथ है, उसका होता है सस्पेंस अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे डिबेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। कितने के डिबेंचर्स दिए गए? 4 लाख। मिसिज ए ने एंट्री क्यों की? मिसिज ए बोलती है कि इन फ्यूचर अगर बैंक ने इन सिक्योरिटी को मार्केट में सेल कर दिया तो क्या करेंगे? तो फिर रिकॉर्डिंग कैसे, कहाँ रिकॉर्डिंग करेंगे? तो कैसे होगी रिकॉर्डिंग? इसलिए ये क्या करती है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करती है कि सस्पेंस में रखा हुआ है अब सब कुछ, टू डिबेंचर्स अकाउंट अमाउंट 4 लाख। लेकिन मिस्टर ए बोलता है मैंने सिर्फ लोन लिया है, मैं सिर्फ लोन की एंट्री करूँगा, मैंने इन डिबेंचर्स को इशू नहीं किया है पब्लिक में, मैंने सिर्फ इन डिबेंचर्स को एज ए सिक्योरिटी रखा हुआ है, तो मैं सिर्फ बैंक से लोन लेने की ही एंट्री करूँगा। तो ये अपना टॉपिक है, जब हम डिबेंचर्स को इशू करते हैं पब्लिक में, जब डिबेंचर्स को इशू करते हैं कंसिडरेशन अदर देन कैश, और जब डिबेंचर्स को इशू करते हैं कोलेटरल सिक्योरिटीज़ के तौर पर। अब एक लास्ट टॉपिक अपने पास बचता है कि डिबेंचर्स का इशू कर रहे हैं अपन एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। आपको सबको पता है कि डिबेंचर्स को इशू कर सकते हैं पार पर भी, प्रीमियम पर भी और डिस्काउंट पर भी, लेकिन शेयर्स को सिर्फ एट पार और एट प्रीमियम पर ही इशू कर सकते हैं। तो अब अपन क्या देखेंगे कि इशू ऑफ डिबेंचर्स। अब लास्ट टॉपिक अपने पास इशू ऑफ डिबेंचर्स, यानी जब एक कंपनी डिबेंचर्स इशू करती है तो वो कितने तरीके से डिबेंचर्स इशू कर सकती है। डिबेंचर्स इशू एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, लेकिन शेयर्स को डिस्काउंट पर कभी भी इशू नहीं कर सकते। हालांकि इक्विटी शेयर्स को इशू कर सकते हैं, स्वीट इक्विटी शेयर्स को, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो मैंने आपको इशू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर में पूरा एक्सप्लेन कर दिया था। अब देखते हैं डिबेंचर्स का इशू करते हैं एट पार पर। एट पार का मतलब क्या है, डिबेंचर्स की वैल्यू कितनी थी? पर डिबेंचर्स की वैल्यू 100 रुपये फेस वैल्यू थी, और 100 रुपये पर ही उसको क्या कर दिया, इशू कर दिया। अगर डिबेंचर्स की इशू प्राइस और फेस वैल्यू, अगर इशू प्राइस और फेस वैल्यू इक्वल है, इसका मतलब डिबेंचर्स को एट पार पर इशू किया गया है। डिबेंचर्स को इशू किया एट प्रीमियम पर। प्रीमियम का मतलब है कि 100 रुपये के डिबेंचर्स को 120 रुपये में, 130 रुपये में, 140, कोई लिमिट नहीं है। कंपनी अपने डिबेंचर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है। इशू प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, 10%, 20, 30, 40, 50, यानी प्रीमियम की रेट की कोई भी लिमिट डिसाइड नहीं की है। एक कंपनी के प्रीमियम पर जब अपने डिबेंचर्स को इशू करती है तो देखो कैसे, एक कंपनी के डिबेंचर्स की फेस वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज़ है, लेकिन वो अपने डिबेंचर्स को 100 रुपये में इशू ना करके वो कितने में इशू करती है, 110 रुपये में, यानी 110 में अपने डिबेंचर्स को इशू करती है। तो इशू प्राइस ज़्यादा है और फेस वैल्यू कम है। अगर इशू प्राइस ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, 10 रुपये ज़्यादा है। ये 10 रुपये क्या है, ये 10 रुपये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का प्रॉफिट है। ये क्या है, ये 10 रुपये क्या है, किसके हैं ये 10 रुपये, ये 10 रुपये प्रीमियम के हैं। 100 रुपये के डिबेंचर्स को 110 में सेल किया गया है, 110 रुपये में इशू किया गया है, तो ये 10 रुपये प्रीमियम के हैं। ये 10 रुपये किसके हैं, ये 10 रुपये प्रीमियम के हैं, और ये प्रीमियम कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है।
कौन सा प्रॉफिट है? कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। इस कैपिटल प्रॉफिट को यानी इस सिक्योरिटी प्रीमियम को हम कहाँ रखेंगे, कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? ये क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। इस कैपिटल प्रॉफिट को हम कहाँ लिखेंगे? इसको शो करेंगे, इस प्रीमियम को सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट को कहाँ शो करते हैं? कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में शो करते हैं। क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। इसमें किसकी अमाउंट भी इंक्लूड होती है? इसमें इस प्रीमियम की अकाउंट भी इंक्लूड है। यानी इस प्रीमियम को कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। और ये कहाँ शो किया जाता है? ये कंपनी की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंडर में शो किया जाता है। अब इस कैपिटल प्रॉफिट का यूज क्या करेंगे? क्या कैपिटल प्रॉफिट का यूज डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए कर सकती है कंपनी? आपका आंसर आना चाहिए नो। कभी भी कोई भी कंपनी इस कैपिटल प्रॉफिट का यूज, इसका नहीं बल्कि कंपनी के अंदर कोई भी कैपिटल प्रॉफिट हो, कैपिटल प्रॉफिट का यूज कभी भी कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करने के लिए यूज नहीं कर सकती। फिर इसका यूज कहाँ करेंगे? इसका यूज करेंगे सबसे पहले कंपनी को, अगर कंपनी बाई बैक ऑफ शेयर कर रही है, अगर कंपनी मार्केट से अपने ही शेयर को वापस परचेज कर रही है, तो इस सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जितनी यानी जो प्रीमियम के अमाउंट है इसको यूज कर सकते हैं। रीज़न? क्योंकि ये क्या है? कैपिटल प्रॉफिट है। दूसरा, बोनस शेयर को इशू करने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तीसरा, अगर कोई कैपिटल लॉस है, उस कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल प्रॉफिट का ही यूज करेंगे। फिर है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंस हैं जो कंपनी को बनाने में, जो कंपनी का फॉर्मेशन करने में, यानी कंपनी को जब काम करना स्टार्ट करने तक की पोजीशन में लाने के लिए जो खर्चे हुए हैं, उन खर्चों को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंस कंपनी उसी साल में राइट ऑफ कर देती है जिस साल के ये एक्सपेंस हैं। इन एक्सपेंस को भी हम कहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। तो इन शॉर्ट बताऊं, अगर कंपनी 100 रुपये के डिबेंचर्स को 120 रुपये में, 130 रुपये में सेल करती है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं प्रीमियम। यानी कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं प्रीमियम के ऊपर। ये जो एक्सेस 10 रुपये है ये कंपनी के क्या है? प्रीमियम है। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट है। कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ये रिजर्व कहाँ शो करते हैं? कंपनी की बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड के रिजर्व एंड सरप्लस हेडिंग के अंडर में। फिर इसका यूज कहाँ करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट का यूज। कैपिटल प्रॉफिट का पहला यूज कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करना है। कंपनी के जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको राइट ऑफ करना है। बाई बैक ऑफ शेयर्स, बोनस शेयर्स को इशू करने के लिए, ये कंपनी के जितने भी कैपिटल लॉस हैं उन सभी कैपिटल लॉस को यहाँ से राइट ऑफ कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट पर आता है, अगर कंपनी डिबेंचर्स इशू कर रही है डिस्काउंट पर। इसका क्या मतलब है? कंपनी के डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है 100 रुपीज़, लेकिन कंपनी उसको इशू कर रही है 80 रुपीज़ में। कितने का नुकसान हो गया कंपनी को? कंपनी को पर डिबेंचर्स 20 रुपये का नुकसान हो गया। तो ये 20 रुपये क्या है? ये 20 रुपये है डिस्काउंट। ये 20 रुपये क्या है? डिस्काउंट है। कैसे? 100 रुपये के डिबेंचर्स को 80 रुपये में सेल कर दिया तो 20 रुपये का डिस्काउंट दे दिया पर डिबेंचर्स पर। इसको क्या बोलते हैं? इस डिस्काउंट को, ये क्या है? ये डिस्काउंट है कैपिटल लॉस। बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या शो करते हैं? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। ये क्या है? ये क्या है? ये कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी का लॉस है। क्या है? कंपनी का लॉस है। कौन सा लॉस? कैपिटल लॉस है। अभी हमने देखा था कि कैपिटल लॉस को कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट से राइट ऑफ करेंगे। कैपिटल लॉस को कहाँ से राइट ऑफ करते हैं? कैपिटल प्रॉफिट से। तो ये कैपिटल लॉस है, इसको हम राइट ऑफ कहाँ से करेंगे? इसकी एक प्रॉपर सीक्वेंस है। सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर अगर कोई बैलेंस है तो वहाँ से राइट ऑफ करेंगे। मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है बिल्कुल, फिर इसको हम कैपिटल रिजर्व से क्या करेंगे? कैपिटल रिजर्व से राइट ऑफ करेंगे। अब कैपिटल रिजर्व को यूज क्यों किया? क्योंकि जो कैपिटल रिजर्व बनता है वो हमेशा कैपिटल प्रॉफिट से ही बनता है। वो कंपनी के कभी भी जो रनिंग कंपनी की डे टू डे एक्टिविटी की वजह से जो प्रॉफिट होता है, जो रेवेन्यू प्रॉफिट है, उसकी वजह से कभी भी कैपिटल रिजर्व नहीं बनाया जाता। कैपिटल रिजर्व हमेशा कैपिटल प्रॉफिट से बनता है। और अगर कैपिटल लॉस है तो उसको हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? कैपिटल प्रॉफिट से ही राइट ऑफ करेंगे। कैपिटल प्रॉफिट से ही क्या बना है? कैपिटल रिजर्व। तो कहने का मतलब है कैपिटल लॉस को हम कहाँ से राइट ऑफ करेंगे? सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट से। राइट ऑफ हो गया तो ठीक है। अगर अमाउंट बचती है हम यूज करेंगे कैपिटल रिजर्व को।
मान लो फिर भी राइट ऑफ नहीं हुआ, फिर हम किसको यूज करते हैं, कंपनी के इस साल का जो प्रॉफिट है, यानी स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट के अंदर जो बैलेंस शो कर रहा है प्रॉफिट का, वहाँ से हम इस कैपिटल लॉस को क्या कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे। तो एक कंपनी जब डिस्काउंट के ऊपर, जब प्रीमियम के ऊपर और जब पार के ऊपर डिबेंचर्स इशू करती है तो उनकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, वो सेम एज इट इज़ क्या है, इशू ऑफ शेयर्स के जैसे हैं, कुछ भी फ़र्क नहीं है, सेम एज इट इज़ है। देखो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट, बस इतना फ़र्क है कि शेयर्स को कभी भी डिस्काउंट पर इशू नहीं करते, लेकिन किसको, डिबेंचर्स को डिस्काउंट, प्रीमियम और पार तीनों पर इशू कर सकते हैं। तो ये अपना आज टॉपिक फिनिश है। कौन सा टॉपिक, इशू ऑफ डिबेंचर्स। थैंक यू।